मैंने 35 लाख रुपए खर्च करके दुनिया की लिमिटेड एडिशन मोटरसाइकिल खरीदी थी, लेकिन मेरे पड़ोसी ने उसे सिर्फ 3,000 रुपए में कबाड़ वाले को बेच दी। उसी पल वहाँ मौजूद हर व्यक्ति ने गहरी सांस खींची। सबकी नजरें मेरी ओर मुड़ गईं। पहले उनमें सहानुभूति थी, फिर हैरानी और अब सम्मान था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि नीचे खड़ी वह मोटरसाइकिल एक घर की डाउन पेमेंट जितनी कीमत रखती है। वांग जियानजुन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। वह दरवाजे का सहारा लेकर खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल गिर जाएगा। 3,54,000, 10 साल से ज्यादा की जेल, ये दो बातें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रही थी और उसकी सारी हिम्मत टूट चुकी थी। तभी उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़कर जोर जोर से हिलाना शुरू किया। जल्दी बताओ, बाइक किसे बेची थी? जल्दी उसे वापस लाओ। 3 लाख से ज्यादा की रकम हम कहां से भरेंगे? वांग जियानजुन के होंठ कांप रहे थे, लेकिन काफी देर तक उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। बोलते ही अधिकारी ली आगे आए और सख्त आवाज में बोले, वांग जियानजुन, अभी और तुरंत हमें बताओ कि तुमने बाइक किसे बेची है और खरीदार कहाँ है? वांग जियानजुन की आंखों में पूरी तरह निराशा छा चुकी थी। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और टूटे हुए शब्दों में बोला, मैंने कबाड़ खरीदने वाले को बेच दी थी। अब वो इंसान भी नहीं मिल रहा और पैसे भी मैंने जुआ खेलकर हार दिए। ये सुनते ही ली छुई हुआ जोर से रो पड़ी। वह जमीन पर बैठ गई और हाथ पैरों के सहारे घिसटते हुए मेरी ओर आई और मेरे पैंट पकड़ ली। श्याओ झो, नहीं मिस्टर झो, कृपया हमारे साथ दया करो और मेरे पति को छोड़ दो। वह बस एक बूढ़ा और समझदार न होने वाला इंसान है, उसे कुछ नहीं पता। उसकी चीखें बेहद दर्दनाक और टूटे हुए भावों से भरी थी। उसके चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी और अब उसमें पहले जैसा कोई घमंड नहीं बचा था। आस पास खड़े पड़ोसी इशारे कर करके बातें कर रहे थे। सच में 3,50,000। हे भगवान, इस बार तो वांग जियानजुन फंस गया। ये फंसना नहीं है, ये तो सीधा खुद को मशीन में डालने जैसा है। ठीक ही हुआ, हमेशा छोटे फायदे उठाता था, अब सजा मिल गई। मैं नीचे देखकर ली छुई हुआ को देख रहा था। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दया शायद थोड़ी हो, लेकिन दया के साथ अक्सर गलत कामों की जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। अगर आज मेरी बाइक सिर्फ 3,000 की होती तो क्या वह लोग ऐसे ही रोते? नहीं, तब वे दोनों मिलकर मुझे ही गलत साबित करते और ऊपर से 1,500 रुपए भी खुशी खुशी रख लेते। मैंने हल्के से अपना पैर खींचा और उसके हाथ से खुद को छुड़ाया और शांत आवाज में कहा, ये बातें तुम अदालत में जाकर कहना। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वहाँ मौजूद हर इंसान तक साफ पहुँच गई। ली छुई हुआ स्तब्ध रह गई और मुझे अविश्वास से देखने लगी। शायद उसने नहीं सोचा था कि मैं इतने हालात में भी इतना ठंडा रह सकता हूँ। इंस्पेक्टर झांग ने अधिकारी ली की तरफ इशारा किया और ली और एक अन्य पुलिसकर्मी आगे आए और वांग जियानजुन को दोनों तरफ से पकड़ लिया। वांग जियानजुन, तुम पर चोरी का आरोप है, अब तुम्हें कानून के तहत पूछताछ के लिए थाने ले जाया जाता है, उन्होंने कहा और ठंडी हथकड़ी उसकी कलाई पर लगा दी। हथकड़ी की क्लिक आवाज उसके पूरे जीवन के अहंकार का अंतिम फैसला जैसी लग रही थी। वांग जियानजुन पूरी तरह टूट गया। उसे लगभग घसीटे हुए ले जाया जा रहा था और वह बड़बड़ा रहा था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये 3 लाख से ज्यादा कैसे हो सकती है? ली छुई हुआ आगे भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक महिला पुलिसकर्मी ने उसे रोक दिया। आप लोग उसे नहीं पकड़ सकते, वह बूढ़ा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इंस्पेक्टर झांग ने गंभीर आवाज में कहा, यह कानून का राज्य है, यहाँ उम्र का बहाना नहीं चलता। उसने अपराध किया है, उसे जिम्मेदारी लेनी होगी। अब रोना बंद करो और सबसे पहले उस खरीदार को ढूंढने की कोशिश करो और बाइक वापस लाओ। यही तुम्हारे पास सजा कम करने का एकमात्र रास्ता है। इसके बाद वह मेरी तरफ मुड़े और बोले, मिस्टर जो, आप भी हमारे साथ आने चलकर बयान दीजिए। मैंने सिर हिलाया और हम सब लोगों की भीड़ के सामने नीचे उतर आए। नीचे पहले से ही पूरी सोसाइटी जमा थी। जैसे ही लोगों ने वांग जियानजुन को हथकड़ी में बाहर आते देखा, भीड़ में हलचल मच गई। मैं पीछे पीछे चल रहा था, मेरा चेहरा शांत था। मैंने लोगों की बातें सुनी। ये लड़का तो बहुत सख्त निकला, कोई रहम नहीं किया। सख्त क्या? अगर तुम्हारी 30 लाख की चीज होती तो तुम क्या करते? सही किया, ऐसे आदमी पर नरमी नहीं होनी चाहिए। मैं लगभग हंस ही पड़ा। सच में, जैसा बाप वैसा बेटा। उसके बाप ने 35 लाख की बाइक को 3,000 में बेच दिया और उसे लगता है कि 5,000 युआन देकर सब कुछ निपटा देगा। तुम्हें लगता है मेरी बाइक की कीमत सिर्फ 5,000 है? एक मोटरसाइकिल की आखिर कितनी कीमत होगी? 5,000 कम नहीं होते। वांग बिन की आवाज बेहद अधीर थी। ज्यादा नखरे मत दिखाओ, मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो तुम्हारा भी अच्छा नहीं होगा। यह एक खुली धमकी थी। मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैं मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। और हाँ, तुम्हें एक बात याद दिला दूं, तुम्हारी ये कॉल कंप्लेनेंट को धमकाने और जुडिशियल फेयरनेस में बाधा डालने के दायरे में आती है और मैंने पूरी रिकॉर्डिंग भी कर रखी है। इतना कहकर मैंने सीधे फोन काट दिया। फोन की दूसरी तरफ वांग बिन का चेहरा शायद हरा पड़ गया होगा। मैंने मोबाइल की रिकॉर्डिंग स्टेशन इंचार्ज झांग के सामने चला दी। झांग साहब का चेहरा तुरंत इतना गंभीर हो गया मानो उससे पानी टपकने लगे। बहुत बढ़िया, क्या परिवार है। बूढ़ा अज्ञान और बेखौफ, छोटा घमंडी और दबंग, ये लोग खुलेआम कानून को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने वॉकी टॉकी उठाया और ठंडी आवाज में आदेश दिया, टेक्निकल टीम, अभी इसी नंबर की लोकेशन ट्रेस करो। एक्शन टीम तैयार रहे। आज मैं पूरे परिवार को सीधा अंदर भेजूंगा। सीसीटीवी फुटेज जल्दी ही निकाल ली गई। झांग साहब के गुस्से की वजह से पुलिस स्टेशन की एफिशिएंसी अपने चरम पर पहुंच गई थी। कॉलोनी के गेट वाले कैमरे में कल दोपहर का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। एक पुरानी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर एक तिरपाल से ढकी मोटरसाइकिल को लादे धीरे धीरे इलाके से बाहर निकल
रही थी। हालांकि बाइक ढकी हुई थी, लेकिन उसका खास शेप और साइज साफ बता रहा था कि वह मेरी निंजा H2 थी। वही है। मैंने स्क्रीन पर घास की टोपी पहने आदमी की ओर इशारा किया। फुटेज जूम करो और उसका चेहरा साफ निकालो, झांग साहब ने आदेश दिया। टेक्निकल स्टाफ ने तुरंत काम शुरू किया और थोड़ी ही देर में उसकी एक साफ साइड फेस फोटो प्रिंट कर दी गई। ये फोटो लेकर आसपास के स्क्रैप यार्ड और कम्युनिटीज में पूछताछ करो, मुझे यह आदमी चाहिए। पुलिसकर्मी तुरंत निकल पड़े। मैं स्टेशन में ही रुक गया और खबर का इंतजार करने लगा। इंतजार का समय बेहद कठिन था। मुझे नहीं पता था मेरी बाइक इस हालत में होगी। क्या उसे पूरी तरह खोलकर पार्ट्स में बदल दिया गया होगा या कहीं छिपा दिया गया होगा। मैं सबसे बुरे नतीजे के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। करीब 1 घंटे बाद झांग साहब के वॉकी टॉकी से आवाज आई, रिपोर्ट सर, आदमी मिल गया है शहर के बाहरी इलाके में एक बड़े स्क्रैप रिसाइकलिंग फैक्ट्री में। बाइक? झांग साहब ने तुरंत पूछा। बाइक भी यही है, पूरी तरह सुरक्षित। जैसे ही मैंने पूरी तरह सुरक्षित सुना, मेरी तनी हुई नसें आखिरकार ढीली पड़ गईं। ऐसा लगा जैसे शरीर की सारी ताकत निकल गई हो और मैं कुर्सी से टिक गया। बहुत बढ़िया। मैंने लंबी सांस छोड़ी। झांग साहब के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मिस्टर जो, चलिए हम साथ चलकर देखते हैं। हम तुरंत गाड़ी से शहर के बाहरी इलाके वाले स्क्रैप रिसाइकलिंग फैक्ट्री की ओर निकल पड़े। कच्ची और उबड़ खाबड़ सड़क पर लगभग 15 मिनट तक झटके खाने के बाद हम वहाँ पहुँचे। सामने का दृश्य काफी विशाल था। पुरानी धातु, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड के ढेर छोटे छोटे पहाड़ों जैसे लगे हुए थे। हवा में जंग और इंजन ऑयल की मिली जुली अजीब सी गंध फैली हुई थी। मेरी निंजा H2 वहाँ ऐसे खड़ी थी जैसे कोई राजकुमार गलती से झुग्गी बस्ती में पहुँच गया हो। एक बड़े टिन शेड के नीचे मेरी बाइक को और भी बड़े वाटरप्रूफ कवर से ढका गया था। कुछ पुलिसकर्मी उसके पास पहरा दे रहे थे और लियू नाम का स्क्रैप डीलर जमीन पर बैठा उदास चेहरे के साथ पूछताछ झेल रहा था। मैं तेजी से आगे बढ़ा और एक झटके में कवर हटा दिया। वही परिचित कवासाकी ग्रीन रंग फिर से मेरी आंखों के सामने था। बाइक थोड़ी गंदी हो गई थी, उस पर धूल जमी हुई थी। बाएं साइड मिरर पर हल्की सी खरोंच थी। इसके अलावा सब कुछ ठीक था। ब्रेम्बो ब्रेक कैलिपर्स, ओलिन सस्पेंशन और अक्रापोविच एग्जॉस्ट सब अपनी जगह मौजूद थे। मैंने हाथ बढ़ाकर बाइक की ठंडी बॉडी को हल्के से छुआ। दिल में अनगिनत भाव उमड़ पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खोया हुआ खजाना वापस मिल गया हो। ऑफिसर ली उस समय बॉस लियू का बयान लिख रहे थे। बताओ क्या हुआ था? लियू रोने जैसा चेहरा बनाकर बोला, ऑफिसर मैं बेगुनाह हूँ। उस वांग नाम के आदमी ने कसम खाकर कहा था कि यह उसके बेटे की बेकार पड़ी टूटी फूटी बाइक है जो जगह घेर रही है और वह इसे हटवाना चाहता है। मुझे बाइक अच्छी लगी तो मैंने एक सवाल पूछ लिया। उसने कहा 3000 युआन दो और अभी ले जाओ। मुझे भी शक हुआ था। ये बाइक किसी भी तरह कबाड़ नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा मुफ्त का मौका है, छोड़ना बेवकूफी होगी, इसलिए मैंने उसे 3000 दिए और बाइक ले आया। ऑफिसर ली ने ठंडी आवाज में कहा, यह साफ साफ स्टोलन प्रॉपर्टी खरीदने का मामला है। तुम जानते थे कि सामान की ओरिजिन संदिग्ध है, फिर भी सस्ते में खरीद लिया। लियू ने जल्दी से सफाई दी। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। बाइक लाने के बाद मुझे भी लगने लगा कुछ गड़बड़ है। ये बाइक बहुत नई थी, इसके पार्ट्स में पहचान भी नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस हो रहा था कि ये बेहद महंगे हैं। मैं एक स्क्रैप कलेक्टर हूँ, ऐसी चीज खोलने की हिम्मत कैसे करता। मैंने बस सोचा था पहले इसे छिपा देता हूँ, फिर मामला शांत होने पर किसी बाइक एक्सपर्ट से पूछूंगा और अच्छी कीमत पर बेचने की कोशिश करूंगा। मैं कसम खाता हूँ मैंने इंजन तक स्टार्ट नहीं किया। उसकी बातों ने दूसरी तरफ से मेरी बाइक की वैल्यू साबित कर दी। एक स्क्रैप कलेक्टर तक समझ गया था कि यह कोई साधारण बाइक नहीं है। सिर्फ वांग जियानजुन जैसा अज्ञानी और घमंडी इंसान ही इसे कबाड़ समझ सका था। झांग साहब मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर जो, हमने अपना वादा निभा दिया, आपकी बाइक वापस मिल गई। धन्यवाद झांग साहब, और सभी ऑफिसर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने दिल से उनका धन्यवाद किया। यह तो हमारा कर्तव्य है, झांग साहब ने कहा। अब यह बाइक केस से जुड़ा सबूत है, इसलिए फिलहाल हमारी कस्टडी में रहेगी। जब केस की सुनवाई पूरी हो जाएगी तब इसे आपको वापस सौंप दिया जाएगा। मैंने समझदारी से सिर हिलाया। इसके अलावा नुकसान सिर्फ खरोंच तक सीमित नहीं है। यह एक लिमिटेड एडिशन बाइक है। किसी भी गैर आधिकारिक तरीके से इसे हिलाने या स्टोर करने से इसकी पेंट सरफेस, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और परफॉर्मेंस पर संभावित असर पड़ सकता है। इन सबकी प्रोफेशनल इंस्पेक्शन और असेसमेंट होनी चाहिए। मेरी बात सुनकर झांग साहब एक पल के लिए चौंके, फिर सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, हम तुम्हारी राय पूरी तरह अप्रेजल एजेंसी तक पहुंचाएंगे। अब मामला लगभग खत्म हो चुका था। चोरी का सामान भी मिल गया था और आरोपी भी पकड़ लिए गए थे। वांग जियानजुन पर चोरी का आरोप लगभग तय हो चुका था। जहां तक बॉस लियू की बात ही, वह चोरी का सामान खरीदने के अपराध से नहीं बच सकता था, लेकिन क्योंकि उसने पूरा सहयोग किया था और बाइक भी सुरक्षित थी, इसलिए संभवतः उसे हल्की सजा मिलेगी। इसी दौरान दूसरी टीम के पुलिसकर्मियों से भी खबर आई। वांग जियानजुन का बेटा वांग बिन उसकी अपनी कंपनी में मिल गया था और उसे भी पुलिस स्टेशन लाया जा चुका था। झांग साहब ने मेरी तरफ देकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर जो, आज स्टेशन में काफी हलचल होने वाली है, चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं कि उस लड़के के पास अब क्या कहने को बचा है। हम स्टेशन लौटे। अंदर प्रवेश करते ही मैंने देखा कि एक सूट पहना हुआ, बालों में चमकदार तेल लगाए एक युवा आदमी इंतजार वाली कुर्सी पर अधीरता से बैठा हुआ था। वह वांग बिन था। उसके बगल में ली छुई हुआ रोते हुए उससे कुछ कह रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह तुरंत खड़ा हुआ और तेजी से मेरी तरफ आया। तुम ही जो हेंग हो। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, 1 लाख युआन लेकर मामला खत्म कर दो, वरना मैं तुम्हें इस शहर में जीना मुश्किल कर दूंगा।